एक तरफ भारत है जो ट्रंप की धमकियों को धुएं में उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ट्रंप के आगे बिछा जा रहा है, ट्रंप के तलवे चाट रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपनी इस तेल मालिश से खुश होकर पाकिस्तान पर मेहरबानियां लुटा रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाने में भी मौका मिलेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा, जो पूरे साउथ एशिया के किसी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ। अरे इतनी दोस्ती है तो टैरिफ जीरो कर दो, वो तो वैसे ही भिखारी देश है, वो तो कर्जा ले लेके चल रहा है, तो उससे टैरिफ क्यों ले रहे हो? अप्रैल में ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट तो दे दी, लेकिन पूरा टैरिफ माफ नहीं किया। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 2 दिन में दूसरी बड़ी मेहरबानी की। अभी कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का ऐलान किया था और कहा था कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में तेल निकालेंगी। ट्रंप के बैक टू बैक इन 2 ऐलानों से पाकिस्तान का मुनीर और शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुनीर और शहबाज दोनों को लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। उसके इनाम के तौर पर ट्रंप ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा दिया। लेकिन बॉस, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता। ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर 10% टैरिफ कम करके कोई एहसान नहीं किया है। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तेल भंडार अमेरिका के हवाले कर दिए, जो अगर मिल गए अमेरिका को तो वेरी गुड। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका से महंगे दाम पर तेल भी खरीदेगा। ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान ने अमेरिकी ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करने की डील की। यानी वहां भी पाकिस्तान का तेल निकाल दिया ट्रंप ने कि पहले ये खरीदो तब तुम्हारा टैरिफ कम करते हैं। यानी ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाला खेल किया है। अब आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी सुनिए जो ऑयल डील का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज उसके तलवे में तेल लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा भिखारी देश है जो कटोरा लेके खड़ा रहता है, कोई बस ऐसे 10 का नोट दिखाए उतने में चरणों में गिर जाता है। पाकिस्तान के लोग खुद हालांकि ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान में कौन सा तेल का भंडार है जहां से अमेरिका तेल निकालेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को यह जरूर समझ में आ चुका है कि ट्रंप पाकिस्तान में तेल निकले ना निकले, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। क्योंकि आप देखिए कि भिखारी पाकिस्तान के लिए तो 19% टैरिफ ही उसकी औकात से बाहर की बात है। पाकिस्तान तो खुद पूरी दुनिया से मांग मांग कर पेट पाल रहा है, तो अमेरिका को क्या देगा भाई वो। पाकिस्तान के लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि मुनीर ने अमेरिका जाकर ट्रंप को कौन सा लाहौरी चूरन चटा दिया कि ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल निकालने की डील कर ली। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई में तेल के भंडार हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके क्यों घूम रहा है? भाई अगर तेल का भंडार था तो पाकिस्तान बेच के खुद ही अपना देश चला लेता। अगर पाकिस्तान के पास तेल का जखीरा है तो क्या पाकिस्तान को भीख मांगने का शौक है क्या? अगर पाकिस्तान के पास इतने ही तेल के भंडार पड़े हैं तो चीन को क्यों नहीं दे दिए? पाकिस्तान के पास अगर इतना ही तेल है तो फिर वो 85% तेल आयात क्यों कर रहा है? यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे की तरह कि अच्छा तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं जा रहा हूं, उससे दोस्ती कर लूंगा, मैं उसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, अब हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। बैठ आइए, नहीं क्रिकेट क्या खेलोगे? हमने आपको कल भी दिखाया था कि पाकिस्तान में मीम शेयर किए जा रहे हैं, तेल की बड़ी बड़ी कड़ाइयों को पाकिस्तान का तेल भंडार बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दावा तो विशाल तेल भंडार होने का करता है, लेकिन उसके दावे का कोई प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं है और पाकिस्तान में किसी बड़े तेल भंडार की कोई पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ करीब 35 करोड़ बैरल तेल के भंडार हैं, जो पूरी दुनिया में तेल के भंडार का मात्र 0.021% है। पाकिस्तान के पास जितना तेल है अगर उसे पूरा भी निकाल लिया जाए तो भी सिर्फ 2 साल का काम चल पाएगा वहां। लेकिन अपने इत्तू से तेल भंडार से भी तेल निकालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी तेल भंडार है वो बलूचिस्तान में है, जहां बलूचों का नियंत्रण है। साल 2024 में पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान में तेल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे टोटल, शेल और एनी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूदा तेल भंडारों और रिफाइनरीज की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान से ऑयल डील पाकिस्तान में तेल निकालने के लिए नहीं की है। दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल भंडारों पर तो है नहीं। ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल का कोई बहुत अद्भुत भंडार नहीं है, उसकी नजर है रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार पर, जो आज के दौर में तेल से ज्यादा कीमती है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की है इसलिए ताकि उसे बलूचिस्तान तक पहुंच मिल जाए,
जहां रेयर अर्थ मटेरियल्स भरे पड़े। बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ रुपए कीमत के रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, जिनमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यट्रियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल भी हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। बलूचिस्तान में इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में करने के लिए चीन ने पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकारता रहता है कि आओ बाबू आओ मेरे पास। अब ट्रंप पाकिस्तान के इस खजाने पर कब्जा चाहते हैं, यानी चीन को काउंटर कर सकें। यानी अब अमेरिका और चीन दोनों भिड़ जाएंगे। इधर से अमेरिका कहेगा आओ बाबू आओ, उधर से चीन कहेगा आओ बाबू आओ। बाबू का बाबा बन जाएगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रही है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील कर ली। इस पर तो चीन का भड़कना बनता भी है। आप देखिए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 5,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है, जिसमें ग्वादर में तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन में अरबों डॉलर का निवेश है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने 80% हथियार भी चीन से खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी दिया हुआ है, और अब पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील करनी चाहिए। जाहिर है चीन चुप तो बैठेगा नहीं, अपना उधार मांगेगा कि जाओ बेटा उधर सट रहे हो तो इधर उधार दो। ट्रंप ने ऑयल डील के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया है। यानी दुनिया के 2 सुपर पावर देश की जंग में पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। पाकिस्तान जिन तेल और खनिज भंडारों को ट्रंप के हवाले करने जा रहा है वो बलूचिस्तान में है, और यह जगह अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की डील के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुमराह किया है। विशाल तेल और खनिज संपदा के भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान एक संप्रभु देश है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान कभी अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार का दोहन करने की अनुमति नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अभी अमेरिका घुसा भी नहीं है और बलूचों ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन के विरोध में बलूचिस्तान के अंदर सीपेक प्रोजेक्ट्स पर कई हमले पहले ही किए हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर कई हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर चीन ने अपने सैनिक लगा दिए कि भाई चलो ठीक है तुम ही रक्षा कर लो, पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम चल रहा है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जो अमेरिका ने कहा वो कर लेगा, तो भारत अपने स्टैंड पर है। अमेरिका अभी हफ्ते भर के लिए पीछे खसका है, देखिए आगे क्या होता है, और पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबको जेल में डाल देने वाली कांग्रेसी साजिश का क्या खुलासा हुआ है। हिंदू आतंकवाद के जरिए निशाने पर आरएसएस संघ से कौन सा खतरा जिसके लिए कांग्रेस राज में यह भयानक खेल हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस के राज में बनाई गई थी, एक एक करके उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही। कल कोर्ट में मुहर लगाई गई कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हुए, और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। इसी के साथ वो लोग भी एक्सपोज हुए थे जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंक जैसे शब्द बनाकर पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दे, मकसद यह भी था कि आरएसएस को निशाना बनाया जाए, मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाए। मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश हुई थी, और यह सब कैसे हो रहा था, किसने यह बड़ा खुलासा किया है, यह आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्यों ये लोग आरएसएस को बार बार टारगेट कर रहे थे, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस बेनकाब हुई साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है? कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। भगवा आतंक की थ्योरी को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया, और यह खुलासा संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा करके हड़कंप मचा दिया।
संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस केस में टारगेट करने की प्लानिंग थी। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने क्या दावे और खुलासे किए, आप खुद सुनिए कि कैसे उस समय यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ही छोड़िए, पूरे आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था कि मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दो। सुनिए पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है ही नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। यानी 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया गया था, यह आरोप लग रहा है। उस वक्त मोहन भागवत का आरएसएस का छठा प्रमुख बनना तय हो चुका था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का दावा है कि उन्हें भागवत को अरेस्ट करने का जिम्मा मिला था। उनका आरोप है कि जब उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया तो झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अफसर ने यह भी खुलासा किया कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश को पूरा करने के लिए सीक्रेट फंडिंग भी की गई थी और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस काम को पूरा करने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे देके काम के लिए भेजा था, और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। सब में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, तो मैंने नहीं किया। अच्छा, पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर अकेले नहीं है जो भगवा आतंकवाद को साबित करने की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी ने भी मोहन भागवत को टारगेट किए जाने का खुलासा किया, उनको भी सुनिए। भगवा को लड़की किया गया हमारे, जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। यानी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर नया खुलासा हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के खिलाफ साजिश वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गांधी परिवार का एजेंडा था। बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए। गांधी परिवार का एक यह एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए, और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। आरएसएस और मोहन भागवत को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे थे, इसकी सीधी वजह यह है कि भगवा आतंक की थ्योरी बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करो और ऐसे लोगों को टारगेट करो जो लोग हिंदू समाज को एकजुट करने में जुटे हैं, यही आरोप लग रहा है। यानी मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो और हिंदुओं को एक होने से रोको। यही सियासी प्रयोग भगवा आतंकी थ्योरी के साथ किया गया था। आरएसएस से ये लोग पहले ही बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एक करने में, समाज को एक करने में दशकों से लगा हुआ और हिंदू एकता के लिए काम करता है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद तो भगवा आतंक की थ्योरी गढ़कर इसे दुनिया भर में आतंकवादी संगठन घोषित करने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। कल ही पाठशाला में हमने बताया था कि कैसे मालेगांव ब्लास्ट के बाद यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फैलाने और आरएसएस को घेरने की भरपूर कोशिश की।
आरएसएस को लेकर कांग्रेस ने क्या लाइन तय की, इसकी झलक कई बार राहुल गांधी के बयानों में दिख चुकी है। जैसे अक्टूबर 2010 को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस और सिमी में कोई अंतर नहीं है। सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बैन लगाया गया है और राहुल गांधी उसकी तुलना आरएसएस से कर रहे थे। अगस्त 2018 में लंदन में राहुल गांधी ने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन से कर दी थी, जिसे कई देशों में आतंकी संगठन का दर्जा मिला हुआ है। मई 2022 में उदयपुर के एक इवेंट में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है, जो देश के लिए खतरा है। यही नहीं, राहुल गांधी तो आरएसएस की तुलना महाभारत के कौरवों तक से कर चुके हैं। आप भी आरएसएस पर दिया राहुल गांधी का साल 2023 का बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितने वक्त से आरएसएस के पीछे पड़े। फिर बताता हूं कि क्यों पीछे पड़े। 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। जो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम पिछले कई सालों से आरएसएस को भगवा आतंकवाद की फैक्ट्री साबित करने में जुटा है, वो ये समझना ही नहीं चाहता कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी देश के लिए क्या होता है। उन्हें यह देखना चाहिए कि कैसे आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया, किस तरह बिना कोई परवाह किए देश की सेवा की। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आरएसएस ने 3000 राहत कैंप लगाए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ, तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की थी। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी की, सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की, शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने में संघ ने भूमिका निभाई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान बैन लगने के बावजूद संघ स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए। यानी संघ देश हित में लगातार लगा रहा। कोरोना का संकट काल, जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में थे, तब भी संघ के स्वयंसेवक जो है ना, वो जितनी संभव होती थी मदद लोगों तक पहुंचा रहे थे। और राहुल गांधी को हाफ पैंट और लाठी के अलावा कुछ नहीं दिखता। खैर, जितना प्रयास किए वो तो रुका नहीं। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कोलकाता में एक्ट्रेस मॉडल गिरफ्तार। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराती गैंग का बड़ा राज कैसे खुल गया। 2 आधार, 2 पैन कार्ड, कई पासपोर्ट, बांग्लादेशी मॉडल के भारत में जासूसी का सच क्या है, अब इसके बारे में बताता। अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है। और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी न जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत न की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुरपुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले।
इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी धोखाधड़ी का केस न होता और जांच न होती तो शांता पॉल कभी गिरफ्त में न आती। पुलिस को कई सबूत मिले और उसके बाद तो शांता पॉल का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस को शांता पॉल के घर से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस था। 2 पैन कार्ड मिले। भारत का वोटर आईडी कार्ड भी मिल गया। 1 राशन कार्ड भी मिला। कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले हैं। ढाका के स्कूल का एग्जाम एडमिट कार्ड मिला। बांग्लादेशी रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड मिला। शांता पॉल के पास भारत में रहने का वीजा तक नहीं था। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में रहती थी। यह मकान शांता पॉल के पति ने किराए पर लिया था और इसी मकान से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शांता पॉल भारत के कई शहरों में जा चुकी थी, इसलिए पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या शांता किसी को भारत के बारे में जानकारी तो नहीं दे रही थी। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं ये शांता पॉल को लेकर और क्या खुलासा हुआ है। बिक्रमगढ़ इलाके में है और यही इमारत है जहां पर उसके पति ने एक फ्लैट जो है रेंट पर लिया था और एक आधार कार्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और साथ ही दूसरा आधार कार्ड भी पाया गया है शांता पॉल के नाम पर जो बर्दवान जिले से इशू हुआ है। ऐसे में कई पासपोर्ट जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसके पास जो है पाए गए हैं और कई ऐसे दस्तावेज है जो बांग्लादेश के और भारतीय जो है फोर्ज